आज हम लोग पाठ 2 में चल रहे हैं, जिस पाठ का नाम है विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। तो अध्याय 2 में ये पाठ है। पाठ के अंतर्गत हम चल रहे हैं विश्व जनसंख्या की जो भूमिका होती है, जो उसका परिचय है, परिचय के बारे में। तो परिचय देखें, जैसे हम देखते हैं कि इस तौर पर हमारे यहाँ जो विश्व जनसंख्या की जहाँ तक बात आती है, तो परिचय में जैसे परिवार का अस्तित्व किस प्रकार है, परिवार के सदस्यों के ऊपर देखा जाए तो परिवार का बड़े पैमाने पर अस्तित्व माना जाता है। ठीक वैसे ही ठीक उसी प्रकार राष्ट्र के निर्माण में बड़े पैमाने पर, या कहें कि राष्ट्र के निर्माण में जो निवास करने वाले जो पुरुष और स्त्री और बच्चे हैं, उनकी संख्या से होता है। और राष्ट्र के भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले वे संपूर्ण मानवीय संसाधन ही उसकी जनसंख्या कहलाते हैं। और जनसंख्या है तो राष्ट्र है। कहने का तात्पर्य कि अगर राष्ट्र की भूमिका में बड़े पैमाने पर जो है, राष्ट्र की भूमिका में बड़े पैमाने पर हम देखें तो जनसंख्या की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि जिस राष्ट्र में अगर जनसंख्या नहीं है तो वह राष्ट्र क्या है, वीरान हो जाएगा, मरुस्थल की भांति जो है अशून्य की तरह दिखलाई देगा। और इसी संदर्भ में देखा जाए तो राल्फ वाल्डो इमर्सन के विचार है, इनके कोटेशन है कि ये कहते हैं कि स्वर्ण से नहीं, स्वर्ण का तात्पर्य सोना, कहते हैं स्वर्ण से नहीं वरन स्त्रियों और पुरुषों से एक राष्ट्र जो है मजबूत और महान बनता है। कहने का तात्पर्य कि माननीय जो श्री राल्फ वाल्डो इमर्सन जी का जो विचार है कि स्वर्ण से नहीं वरन स्त्रियों और पुरुषों से देखा जाए तो एक राष्ट्र मजबूत और महान बनता है। कहने का तात्पर्य इनका जो विचार है कि किसी राष्ट्र के अंतर्गत सिर्फ स्वर्ण हो, सोना हो, तो उससे कोई देश महान नहीं बन सकता और मजबूत नहीं बन सकता। जिस देश में बड़े पैमाने पर स्त्री और पुरुष होंगे और वे शिक्षित होंगे, साक्षर होंगे और प्रशिक्षित होंगे, तो उनके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उससे एक देश, जो एक राष्ट्र है या एक देश है, वह महान और मजबूत बनता है। जनसंख्या एक किसी देश की वास्तविक संपदा होती है। संपदा का तात्पर्य यहाँ विद्यार्थियों संपत्ति से है। तो जनसंख्या ही किसी देश की वास्तविक जो है संपत्ति होती है, क्योंकि मानवीय जो संसाधन है वे संसाधन ही देखा जाए तो राष्ट्र के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। राष्ट्र की जो प्राकृतिक संसाधन है उनका उपयोग करने में वहाँ के पुरुषों और स्त्रियों की जो भूमिका है वह काफी महत्वपूर्ण होती है। और जो स्त्री और पुरुष शिक्षित, प्रशिक्षित और ट्रेंड हैं, उनके द्वारा जो कार्य किया जाता है, उनके कार्यों के द्वारा राष्ट्र को महान और मजबूत बनाया जा सकता है। जनसंख्या राष्ट्र का वास्तविक धन होती है, क्योंकि वही राष्ट्र के आर्थिक विकास का द्वार खोल करके उसके गौरव और गाथा को चारों दिशाओं में उसके यश को फैला देती है। जैसे सोना, चांदी, लोहा और अन्य जो प्राकृतिक संसाधन है, वे प्राकृतिक संसाधन, इन प्राकृतिक संसाधनों का मानवीय संसाधनों के द्वारा औद्योगिक रूप से देखें तो औद्योगिक में स्पर्श पाकर के ही राष्ट्र के आर्थिक विकास में सक्रिय बनते हैं। और राष्ट्र की पहचान
उसके और उनके लोगों के द्वारा या कहें उस देश के नागरिकों, स्त्रियों या पुरुषों के द्वारा किए गए कार्यों से जो है वह राष्ट्र महान बनता है। और यह प्रश्न उठना तो स्वाभाविक है कि राष्ट्र की जनसंख्या का क्या आकार होना चाहिए। कहने का तात्पर्य कि किसी भी राष्ट्र में या किसी भी देश में बड़े पैमाने पर कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, कम हो या अधिक हो या एक अनुपात में हो, तीनों चीजें इसमें समाहित हो जाती हैं कि किसी भी राष्ट्र में जो जनसंख्या है उस जनसंख्या का आकार कैसा हो, जनसंख्या कम से कम हो या अधिक से अधिक हो या जनसंख्या किसी एक निश्चित अनुपात में हो। तो देखना चाहिए कि राष्ट्र के लिए आदर्श जनसंख्या होनी चाहिए और आदर्श जनसंख्या राष्ट्र के लिए एक वरदान है, और जबकि कम या अधिक जनसंख्या उसी राष्ट्र के लिए एक अभिशाप भी हो सकती है। और राष्ट्र के इस मानवीय संसाधन में देखा जाए तो आशय स्त्री और पुरुषों और बच्चों की भीड़ से न होकर राष्ट्र की जो शिक्षित, प्रशिक्षित, ईमानदार, परिश्रमी और राष्ट्रभक्त जनसंख्या से होता है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जहाँ तक देखा जाए तो किसी भी राष्ट्र के विकास में वहाँ की जनसंख्या जिसमें स्त्री और पुरुष, अब स्त्री पुरुष हैं तो उन स्त्री और पुरुषों की क्या गुण या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, तो उसी में है कि जो जनसंख्या है वह शिक्षित हो, प्रशिक्षित हो, ईमानदार हो, परिश्रमी हो और राष्ट्रभक्त हो। अपने देश के प्रति उनके अंदर राष्ट्रभक्ति का जज्बा हो, तभी वह राष्ट्र ईमानदारी के साथ विश्व में आगे बढ़ सकता है और अपने देश को महान बना सकता है। तो जनसंख्या पर किया गया जो पूंजी निवेश है वही सर्वश्रेष्ठ पूंजी निवेश कहलाता है। कहने का तात्पर्य कि किसी भी देश की जनसंख्या में वहाँ की जो सरकारें हैं अपनी जनसंख्या पर ही अपनी पूरी पूंजी या अपने धन का उपयोग अपनी आम जनता पर करती हैं, और इसलिए प्रत्येक राष्ट्र का प्रयास होता है कि मानव संसाधन का विकास होता है, जिसके द्वारा देखें तो इससे प्रत्येक राष्ट्र का यही प्रयास होता है कि मानव संसाधन का विकास किया जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जनसंख्या वितरण के प्रारूप। परिचय हो गया, परिचय के बाद जनसंख्या वितरण के प्रारूप। जनसंख्या वितरण के क्या प्रारूप होने चाहिए। कहने का तात्पर्य कि 21वीं शताब्दी के आरंभ में देखा जाए, कहने का तात्पर्य आज हम 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं, तो एक अनुमान लगाया गया है कि 21वीं शताब्दी के आरंभ में देखा जाए तो पूरे विश्व की जो जनसंख्या है वह करीब 600 करोड़ से भी अधिक हो चुकी थी, और आज के इस वर्तमान समय में देखें तो करीब 700 के आसपास या 700 करोड़ के आसपास है। लेकिन ये जो 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो जनसंख्या का अनुमान लगाया गया है कि 600 करोड़ से भी अधिक हो चुकी थी, और विश्व में जनसंख्या वितरण के मानचित्र में देखा जाए तो विश्व के मानचित्र में देखने से हमें यह पता चलता है कि इसमें बहुत असमानताएं विद्यमान है। कहने का तात्पर्य कि विश्व की जनसंख्या का जो वितरण है उसमें काफी असमानताएं हैं। असमानता का तात्पर्य कि किसी देश में कम जनसंख्या है, किसी देश में अधिक है, तो किसी देश में कम से कम है। कहने का तात्पर्य
कि जनसंख्या के बढ़ने में वहाँ के प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण और जलवायु की जो भूमिका होती है जनसंख्या में काफी महत्वपूर्ण होती है। तो जिस देश में प्राकृतिक संसाधन, जलवायु और उसके साथ साथ जो है बड़े पैमाने पर प्राकृतिक संपदाएं और नदी घाटियां जहां होती हैं उन देशों में बड़े पैमाने पर जनसंख्या निवास करती है। तो यहाँ जो बातें हो रही हैं कि विश्व जनसंख्या के वितरण में जो काफी असमानताएं हैं, असमानता का तात्पर्य यहाँ यही है कि किसी देश में कम जनसंख्या, किसी देश में अधिक जनसंख्या निवास करती है। पर जनसंख्या वितरण से आशय हमारे इस भूपृष्ठ पर, भूपृष्ठ का तात्पर्य इस हमारे धरातल पर, इस हमारे पृथ्वी पर देखें तो लोगों के वितरण होने से लगाया जाता है। लोगों के वितरण का तात्पर्य की जो जनसंख्या हमारे इस धरातल पर निवास करती है। और देखा जाए तो बड़े पैमाने पर जो विश्व की जनसंख्या का करीब करीब 90% जो जनसंख्या है वह पृथ्वी के 10% स्थल भाग पर ही निवास करता है। जबकि देखा जाए तो विश्व के प्रत्येक महाद्वीपों में, हम देशों की बात कर रहे थे, महाद्वीप भी हैं, तो विश्व के जो 7 बड़े महाद्वीप हैं, इन 7 महाद्वीपों में जनसंख्या का जो वितरण है वह असमान है और असमान पाया जाता है। एशिया महाद्वीप आप जानते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से एशिया महाद्वीप जो है सभी महाद्वीपों में सबसे अधिक जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है। तो करा एशिया महाद्वीप में जनसंख्या के वितरण के संदर्भ में देखा जाए तो जॉर्ज बी क्रेसी का कथन है, ये कहते हैं कि उपरोक्त तथ्यों का अनुमोदन करता है और कहते हैं ये कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग निवास करते हैं। कहने का तात्पर्य कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर, एशिया में ऐसे बहुत से करीब 40 से 41 देश हैं। इन सभी देशों में कुछ देशों के अंतर्गत कम लोग निवास करते हैं और कुछ ऐसे देश हैं जहां अधिक लोग निवास करते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे चीन जो है विश्व में जनसंख्या के मामले में अग्रणी राष्ट्रों में है। विश्व में सबसे अधिक जो जनसंख्या है वह चीन की है, चीन के बाद भारत की, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर इंडोनेशिया, फिर पाकिस्तान, फिर जो है बांग्लादेश, श्रीलंका। ये क्रम है विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से देशों के बारे में। तो फिर हम यहाँ चलते हैं एशिया में जो बहुत अधिक स्थानों पर देखें तो कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग निवास करते हैं। और जनसंख्या का वितरण कुछ कारणों से देखा जाए तो सभी जगह सर्वत्र एक समान नहीं है क्योंकि प्रदेशों के अंतर्गत जो जनसंख्या वितरण पर प्राकृतिक जो परिस्थितियां हैं, कहने का तात्पर्य कि जो प्रकृति के द्वारा संसाधन और प्राकृतिक जो परिस्थितियां, प्राकृतिक परिस्थितियों में सबसे बड़ी भूमिका जलवायु की होती है। मानव के रहने के योग्य जिन क्षेत्रों में जलवायु बड़े पैमाने पर जलवायु जनसंख्या के अनुकूल है तो उन क्षेत्रों में मानव अधिक निवास करते हैं या वहाँ जनसंख्या अधिक होती है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ यही है कि जनसंख्या वितरण कुछ कारणों से देखा जाए तो सर्वत्र एक समान नहीं है, क्योंकि प्रदेशों में जनसंख्या का जो वितरण है वह प्राकृतिक स्थितियां या परिस्थितियां बहुत अधिक प्रभाव डालती हैं। अतः जनसंख्या वितरण को हम 2 प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य कि जनसंख्या वितरण को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। तो जनसंख्या वितरण के जो प्रारूप हैं, जनसंख्या वितरण को 2 भागों में बांटा गया है और वे 2 भाग कौन से हैं?
जनसंख्या वितरण के प्रारूप को दो भागों में बांट दिया गया है। पहला भाग यहाँ है कि देखिए बसे हुए क्षेत्र और बिना बसे हुए क्षेत्र। पहला है बसे हुए क्षेत्र, और दूसरा है बिना बसे हुए क्षेत्र, बिना बसे हुए क्षेत्र। तो अब यहाँ हम चलते हैं पहले पॉइंट की ओर, जो पहला है बसे हुए क्षेत्र। नंबर 1, बसे हुए क्षेत्र। तो इस बसे हुए क्षेत्र के अंतर्गत देखा जाए तो यहाँ विश्व जनसंख्या के अंतर्गत जो बसे हुए क्षेत्र हैं, इनको वर्तमान समय में देखा जाए तो जनसंख्या के प्रारूप के अनुसार जो जनसंख्या को 3 विशाल क्षेत्रों में बांटा गया है, और जिसमें मानव समूह सम्मिलित है। जिसमें पहला आता है, नंबर 1 है एशियाई जनसमूह। अब इस एशियाई जनसमूह के अंतर्गत देखा जाए तो पूरे विश्व में जो एशिया महाद्वीप है, यहाँ आप समझ लें कि एशियाई जनसमूह का जो तात्पर्य है कि एशिया महाद्वीप के अंतर्गत जो जनसंख्या निवास करती है, और एशिया महाद्वीप के अंतर्गत जो छोटे और बड़े राष्ट्र हैं या बड़े देश हैं, उन देशों में जनसंख्या किस प्रकार से निवास करती है। तो विश्व वितरण के स्थान पर देखा जाए तो जो बसे हुए क्षेत्र हैं, उन बसे हुए क्षेत्रों में पहला जो स्थान है एशियाई जनसमूह का। तो एशियाई जनसमूह में विश्व की करीब 60% जो जनसंख्या है वह एशिया महाद्वीप में निवास करती है, या एशियाई जनसमूह के अंतर्गत माना जाता है कि एशियाई जनसमूह में पूरे विश्व की 60% जो जनसंख्या है वह निवास करती है। कहने का तात्पर्य कि जो 600 करोड़ कुल जनसंख्या मानी गई थी, उस 600 करोड़ में से 60% जो जनसंख्या है वह एशियाई जनसमूह के अंतर्गत निवास करती है। कहने का तात्पर्य कि वह जनसंख्या एशिया महाद्वीप के अंतर्गत पूरे विश्व की जो भी जनसंख्या है 600 करोड़ 700 करोड़, तो ये इसमें का 60% जो जनसंख्या है वह हमारे एशिया महाद्वीप में निवास करती है। और इसका विस्तार, इस एशिया महाद्वीप एशियाई जनसमूह का जो विस्तार है 10 अंश उत्तरी से लेकर 40 अंश उत्तरी अक्षांश के बीच है। कहने का तात्पर्य कि 10 अंश उत्तरी अक्षांश से लेकर के 40 अंश उत्तरी अक्षांश के बीच जो है यह जनसंख्या निवास करती है। और उष्ण मानसूनी जलवायु का तात्पर्य कि उष्ण थोड़ी गर्मी और हल्की ठंडी, उष्ण में दोनों आएंगे, कुछ ठंड भी आएगा और कुछ गर्मी भी आएगी और कुछ बरसात। तो ऐसे मानसून को हम उष्ण मानसूनी प्रदेश की संज्ञा देते हैं। तो उष्ण मानसूनी प्रदेश या उष्ण मानसूनी जलवायु के कारण सभी देश जो है कृषि प्रधान है। कृषि प्रधान का तात्पर्य कि एशिया महाद्वीप के अंतर्गत जो भी देश हैं करीब करीब सभी कृषि प्रधान देश हैं। और इसी कारण इस जनसमूह को
कांप सभ्यता या चावल सभ्यता का भी नाम इस एशियाई जनसमूह को दिया गया है। तो ये पहला रहा एशियाई जनसमूह। दूसरा है यूरोपियन जनसमूह। दूसरा पॉइंट यूरोपियन जनसमूह। यूरोपियन जनसमूह के अंतर्गत यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। तो यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत में देख लें आप जो यूरोपियन जनसमूह है। अब यूरोपियन जनसमूह में कहता है कि इस जनसमूह में विश्व की कुल 20% 20 कहने का तात्पर्य कि इस यूरोपियन जनसमूह के अंतर्गत कुल विश्व की जनसंख्या का 20% जो जनसंख्या है वह इस यूरोपियन जनसमूह के अंतर्गत इसमें निवास करती है। और इसका विस्तार 40 अंश जो है 40 अंश से लेकर 60 अंश उत्तरी अक्षांशों के बीच माना गया है, जबकि 50 अंश उत्तरी अक्षांश से लेकर इंग्लिश चैनल से लेकर के पूर्व में यूक्रेन क्षेत्र तक और उद्योगों के केंद्रित होने के कारण जो है इसे औद्योगिक सभ्यता भी कहा जाता है। जो आप पिछले अध्यायों में या आप हाई स्कूल में पढ़े होंगे कि जो औद्योगिक क्रांति थी, औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड, फ्रांस, ठीक है, इटली, इन सब जो देशों से प्रारंभ हुआ। तो सबसे पहले औद्योगिक जो क्रांति है वह इंग्लैंड में प्रारंभ हुई। तो वहीं कह रहा है कि इसके कारण जो है उद्योगों का ध्यान यहाँ केंद्रित होने से इस यूरोपियन जनसमूह को औद्योगिक सभ्यता भी कहा जाता है। तीसरा है अमेरिकन जनसमूह। अमेरिकन जनसमूह तो अमेरिकन जनसमूह के अंतर्गत ये तीसरा है जो बसे हुए क्षेत्र हैं। तो अमेरिकन जनसमूह में देखा जाए तो करा अमेरिकन जनसमूह में अमेरिका की कुल करीब 85% तथा कनाडा की 90% और उत्तरी अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग औद्योगिक क्षेत्र के साथ साथ कृषि के क्षेत्र में भी मुख्य क्षेत्र इसी पेटी के अंतर्गत आता है और इसी कारण इसको औद्योगिक एवं व्यापारिक क्षेत्र या व्यापारिक पेटी भी इसको कहा जाता है। और इसी अमेरिकन जनसमूह में करा इसके अतिरिक्त कुछ अन्य इसमें छोटे छोटे क्षेत्र भी हैं जहाँ सघन जनसंख्या भी निवास करती है। और जैसे नील नदी की सकरी पेटी, यूएस के लॉस एंजल्स का क्षेत्र, मैक्सिको नगर क्षेत्र और अमेरिका का साओ पालो, रियो डी जेनेरो तथा ब्यूनस आयर्स ये भी क्षेत्र देखा जाए तो अमेरिकन जनसमूह के अंतर्गत माने जाते हैं। अब दूसरे पॉइंट की ओर आते हैं। बिना बसे हुए क्षेत्र पहला पॉइंट रहा और दूसरा जो है बिना बसे हुए क्षेत्र। तो दूसरा बिना बसे हुए क्षेत्र। तो बिना बसे हुए क्षेत्रों में देखें, पहले इसकी थोड़ी सी भूमिका देख लें। बिना बसे हुए क्षेत्र
तो हमारे यहाँ इस धरातल पर या इस पूरे विश्व में जो ब्रह्मांड है, पूरी इस धरती पर जो 7 बड़े महाद्वीप हैं, महाद्वीपों के अतिरिक्त कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां मानव एकदम से निवास नहीं करता। वही क्षेत्र है बिना बसे हुए क्षेत्र, मतलब वहां पर मानव सभ्यता या मानव जाति वहां निवास नहीं करती है। तो करा पृथ्वी के स्थलखंड का लगभग 70% भाग बिना बसे हुए क्षेत्र हैं, बिना बसे हुए क्षेत्र हैं, जिसमें विश्व की कुल 5% से भी कम जनसंख्या यहाँ निवास करती है। और इन क्षेत्रों में मानवीय बस्ती, मतलब मानव की जो बस्तियां हैं, मानव बस्ती न होने के कारण जलवायु और भूमि की जो बनावट है, जलवायु और भूमि की बनावट है, और बिना आबादी वाले 4 निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्र इसके अंतर्गत माने जाते हैं, जिसमें पहला है अति ठंडे प्रदेश। दूसरे में बिना बसे हुए क्षेत्रों में पहला पॉइंट जो आता है कि अति ठंडे प्रदेश, अति ठंडे प्रदेश, अति ठंडे प्रदेश। अब अति ठंडे प्रदेश के अंतर्गत कहने का तात्पर्य कि ये देखा जाए तो पूरे के पूरे ब्रह्मांड में, या आप थोड़ा सा समझ लें कि ये जो एक खाका यहाँ बना रहे हैं कि ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी का एक केंद्र बिंदु, ये बीच से उत्तरी और ये दक्षिणी, 2 भागों में। तो ये जो किनारा होता है यही क्षेत्र है पृथ्वी के एकदम आखिरी किनारों पर। आखिरी किनारों की बात है कि अति ठंडे प्रदेश जैसे अंटार्कटिका, अंटार्कटिका आपका यहाँ दक्षिणी ध्रुव के अंतर्गत पृथ्वी को 2 भागों में बांटा गया है, एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव। तो अंटार्कटिका इन क्षेत्रों में पड़ता है। तो करा अंटार्कटिका महाद्वीप, ग्रीनलैंड और टुंड्रा और टैगा प्रदेश, ये ऐसे क्षेत्र हैं जो अति ठंडे प्रदेश है। यहाँ 12 महीने करीब करीब देखा जाए तो पृथ्वी के दोनों किनारों पर बड़े पैमाने पर हमेशा ठंड का मौसम रहता है, मतलब यहाँ तापमान हमेशा ठंड ही रहता है। कभी कभी तो इन क्षेत्रों में होता है 6 महीने बाद सूर्य के दर्शन होते हैं। टैगा में, टुंड्रा में, ये सब ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ सूर्य देवता के दर्शन 6 महीने बाद ही होते हैं। ये अति ठंडे प्रदेश है। दूसरा है उष्ण तथा मध्य अक्षांशीय मरुस्थल। उष्ण तथा, दूसरा है उष्ण तथा मध्य अक्षांशीय, मध्य अक्षांशीय मरुस्थल। अक्षांशीय मरुस्थल स्वरूप जिसमें बाद थोड़ा खत्म करिए क्योंकि थोड़ा पाठ यहाँ दूसरे पॉइंट की ओर चल रहे हैं। दूसरा है उष्ण तथा मध्य अक्षांशीय मरुस्थल। उष्ण और मध्य अक्षांशीय मरुस्थल आप देखेंगे करीब करीब पृथ्वी के बीचों बीच के जो हिस्से हैं उष्ण और मध्य अक्षांशीय मरुस्थल, जिसमें कुछ पृथ्वी के बीच में ऐसे क्षेत्र आ जाते हैं जो मरुस्थलीय है, मतलब जहाँ पर बड़े पैमाने पर न तो वनस्पतियां नाम मात्र की
और मानव जीवधारी भी बहुत कम निवास करते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों को हम मरुस्थली, जैसे मरुस्थल में सहारा मरुस्थल का नाम आप जानते हैं, कालाहारी, आटाकामा और थार का मरुस्थल, ये कई ऐसे नाम हैं। एरिजोना, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ बहुत कम नाम मात्र की जनसंख्या ही निवास करती है। तो ये दूसरा पॉइंट है, उष्ण तथा मध्य अक्षांशीय मरुस्थल, जहाँ बहुत नाम मात्र की जनसंख्या निवास करती है। तीसरा है विषुवत-रेखी आर्द्रवन। विषुवत-रेखी, तीसरा है विषुवत-रेखी आर्द्रवन। विषुवत-रेखी आर्द्रवन, तो ये जो बातें आती हैं, विषुवत-रेखी आर्द्रवन का तात्पर्य ये पृथ्वी का जो आप किनारा देख रहे हैं, ये दो भागों में बांटा गया है। इस रेखा को हम विषुवत रेखा कहते हैं। इस विषुवत रेखा के आसपास, कहने का तात्पर्य कि 10 अंश इधर और 10 अंश इस किनारे, कहने का तात्पर्य 10 अंश उत्तरी से लेकर के और 10 अंश दक्षिणी अक्षांशों के बीच इस पॉइंट में करीब 10 अक्षांश इधर और 10 अक्षांश इधर, उत्तरी ध्रुव की ओर और दक्षिणी ध्रुव दोनों के बीच जो विषुवत रेखा है, यही वह क्षेत्र है विषुवत-रेखी आर्द्रवन। इन्हीं क्षेत्रों में ये विषुवत-रेखी आर्द्रवन पाए जाते हैं, जहां जनसंख्या बहुत नाम मात्र की होती है। करा जैसे अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, ये दोनों इसी विषुवत रेखा के करीब 10 अंश उत्तर और 10 अंश दक्षिण के बीचों बीच में ये दोनों पड़ते हैं, जिसको नाम दिया गया है अमेजन बेसिन और कांगो बेसिन। इसको विषुवत-रेखी आर्द्रवन कहा जाता है। यही है। अब चौथा है ऊंचे पर्वत। चौथा पॉइंट आ जाता है ऊंचे पर्वत। यहाँ थोड़ा बता देंगे। ऊंचे पर्वत। अब ऊंचे पर्वत कौन कौन से होंगे? ऊंचे पर्वतों में आप बता सकते हैं, जानते हैं कुछ नाम ऐसे, जैसे आपके देश में हिमालय पर्वत ऊंचा है काफी, जैसे कह रहा ऊंचे पर्वतों में हिमालय, रॉकीज, एंडीज, आल्प्स और एटलस, ये ऐसे पर्वत हैं जो काफी ऊंचे हैं। कोई 6000, कोई 7000, कोई 8000। जैसे हमारे हिमालय पर्वत पर 8848 मीटर की जो एवरेस्ट चोटी मानी जाती है, तो वैसे ही विश्व में रॉकीज, एंडीज, आल्प्स और एटलस, ये बड़े बड़े विशालकाय जो पर्वत हैं, ऊंचे पर्वत हैं, जहां पर जनसंख्या नाम मात्र की निवास करती है। ये बिना बसे हुए क्षेत्रों में दूसरा और पहला रहा बसे हुए क्षेत्र। तो ये जनसंख्या वितरण के प्रारूपों में यही 2 पॉइंट हैं। एक है बसे हुए क्षेत्र, दूसरा बिना बसे हुए क्षेत्र, जो यहाँ आपको बताया गया। इसको आप नोट कर लेंगे, समझ लिए होंगे। तो ये देखा जाए बड़े पैमाने पर विश्व जनसंख्या के अंतर्गत माने गए मुख्य रूप से। और इसके आगे थोड़ा सा और भी है कि कहीं कहीं विश्व जनसंख्या का जो वितरण है ऊंचाई के अनुसार, जो हिमालय पर्वत है, आल्प्स है, एंडीज है, तो ये जो पर्वत हैं बड़े बड़े विशालकाय, पर इनकी ऊंचाई में भी ये असमान, मतलब सभी की ऊंचाइयाँ समान नहीं है। और ऊंचाई का तात्पर्य कभी कभी समुद्र तल के ऊंचाई से भी है।
पर विश्व की करीब 56% जो जनसंख्या है वह 200 मीटर से नीचे रहती है, 200 मीटर से नीचे रहती है। और दूसरा है कि विश्व की 45% जो जनसंख्या है वह 500 मीटर के नीचे रहती है। इस प्रकार उच्च एवं निम्न जनसंख्या और उच्च और निम्न दर के द्वारा देखा जाए तो उच्च और निम्न वृद्धि दर के आधार पर इनको 4 वर्गों में बांटा गया। कहने का तात्पर्य कि जो जनसंख्या के बारे में जो इनको समुद्र तल की ऊंचाई से माना गया है, तो ऊंचाई समुद्र तल की ऊंचाई से देखें तो इनको 4 भागों में बांटा गया है। पहला है उच्च जनसंख्या उच्च वृद्धि दर। अब यहाँ थोड़ा सा उसको निकाल लेते हैं, परिचय हो गया। अब इसके बाद यहाँ थोड़ा सा देखिए, इसमें पहला है समुद्र तल से ऊंचाई के बारे में भी थोड़ा इसके प्रकारों को बांटा गया है, जिसमें पहला है उच्च जनसंख्या उच्च वृद्धि दर। उच्च जनसंख्या उच्च जनसंख्या उच्च वृद्धि दर। उच्च वृद्धि दर। अब उच्च जनसंख्या उच्च वृद्धि दर का तात्पर्य क्या है, इसके बारे में हम देखें। कह रहा है इसमें उच्च जनसंख्या उच्च वृद्धि दर का तात्पर्य हम यहाँ यह लगा सकते हैं, उच्च जनसंख्या का जो विश्व में जिस देश की जनसंख्या सबसे अधिक हो, जैसे उदाहरण के तौर पर चीन और भारत। तो यहाँ चीन में भी उच्च जनसंख्या सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है और उच्च वृद्धि दर भी है। चीन और भारत जो है इसके बड़े उदाहरण माने जाते हैं। पर इसमें चीन, भारत, पाकिस्तान और भी नाम आ जाते हैं। पाकिस्तान है, बांग्लादेश, मिस्र, इंडोनेशिया। तो ये सब देश जो है उच्च जनसंख्या उच्च वृद्धि दर के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा है उच्च जनसंख्या दूसरा उच्च जनसंख्या निम्न वृद्धि दर। उच्च जनसंख्या निम्न वृद्धि दर। इस पॉइंट के अंतर्गत हम देखेंगे कि जो उच्च जनसंख्या तो है लेकिन निम्न वृद्धि दर है। जैसे यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत कुछ ऐसे देश आते हैं जिनकी जो जनसंख्या वृद्धि दर तो उच्च है लेकिन उनकी जो वृद्धि है वह निम्न दर में है। जनसंख्या तो बढ़ती है लेकिन काफी कम गति से। जैसे कुछ उदाहरण है, संयुक्त राज्य अमेरिका बड़े पैमाने पर, रूस है, जापान है, इटली है, पोलैंड है, बुल्गारिया है और देखा जाए स्पेन है। ये आदि देश आते हैं जिनमें उच्च जनसंख्या तो है लेकिन निम्न वृद्धि दर है। निम्न का तात्पर्य कि कम से कम जनसंख्या वहां निवास करती है। उसके बाद तीसरा पॉइंट इसमें आता है निम्न जनसंख्या उच्च वृद्धि दर। अब तीसरा है निम्न जनसंख्या उच्च वृद्धि दर। तो निम्न जनसंख्या उच्च वृद्धि दर, इसमें क्या है कि इसके अंतर्गत कुछ ऐसे देश हैं जैसे कोरिया में कम से कम जनसंख्या लेकिन उनकी जो वृद्धि है वह तीव्र होती है। तो कोरिया, टर्की, इजराइल, अफ्रीका, श्रीलंका और अमेरिका ये देश इसके अंतर्गत आते हैं जहां निम्न जनसंख्या है लेकिन
वृद्धि दर उच्च होती है, मतलब जनसंख्या तेजी से बढ़ती है लेकिन जनसंख्या का जो आकार है वह काफी सीमित है। चौथा है निम्न जनसंख्या निम्न वृद्धि दर। चौथा पॉइंट आता है कि निम्न जनसंख्या निम्न वृद्धि दर। तो जो है निम्न जनसंख्या निम्न वृद्धि दर, इसके अंतर्गत हम देखें तो वृद्धि दर की जो बातें आ रही हैं कि इसके अंतर्गत कनाडा, फ्रांस, हालैंड और जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ये ऐसे देश हैं जहां कम से कम जनसंख्या और इनकी वृद्धि भी काफ़ी, जनसंख्या की जो वृद्धि है वह काफ़ी कम होती है। तो यहाँ तक हुआ इसमें पॉइंट में, आज यहीं तक। इसके बाद आगे की जो चीज़ें हैं अगले टॉपिक में पढ़ाया जाएगा।